Hello student, in this video we are going to cover the one shot video lectures of alcohols and phenols. एल्कोहल्स और फिनॉल्स का वन शॉट वीडियो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर से लेकर के एंड तक केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस तक डिस्कस करेंगे और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल्स और फिनॉल्स का, और वो भी वन ऑफ फोकस करके मैं बना रहा हूँ इसको महाराष्ट्र सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एल्कोहल्स में क्या है। ओके, सो इन एल्कोहल्स में ये चीज जान लो कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि मोनोहाइड्रिक होता है, डाईहाइड्रिक होता है, ट्राईहाइड्रिक होता है और पॉलीहाइड्रिक होता है। समझ में आ रहा है? मोनोहाइड्रिक मतलब एक ऐसा अल्काइल ग्रुप हो आपके पास। आर मींस अल्काइल ग्रुप, आर मींस अल्काइल ग्रुप, ये चीज याद रख लेना, पूरे इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप से OH एक ही जुड़ा हो, एक अल्काइल ग्रुप में सिर्फ एक OH हो, एक अल्कोहलिक ग्रुप हो, इसको अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब ये R और OH को हम लोग बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक बिकॉज क्योंकि एक अल्केन्स में एक OH जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से एक अल्केन्स मतलब R का मतलब होता है ऐसे कार्बन 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 के लंबे से चैन, और उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर कहीं दो OH मिल जाए, वो अल्टरनेट ऐसा दो पे भी लगे हो सकते हैं, एक के ऊपर भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या चीज है वो। अब ये आपका डाईहाइड्रिक हो गया जिसमें आपको दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलेंगे, दो OH ग्रुप मतलब दो अल्कोहलिक ग्रुप मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये था अपना ट्राईहाइड्रिक जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप के अंदर 3 OH ग्रुप लगे होने चाहिए, और पॉलीहाइड्रिक मींस एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर अल्काइल ग्रुप पे लगा हुआ हो तो वो पॉलीहाइड्रिक के टर्म्स में आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब ये तीनों का एक एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। मोनोहाइड्रिक मतलब ये क्या है, एक दो कार्बन मतलब तो इथेन के साथ में OH है तो इथेनॉल हो गया ये। अभी डाईहाइड्रिक के बारे में बात करेंगे ना, तो डाईहाइड्रिक का ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। क्या है ये? पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया ये कि इसका कॉमन नेमिंग क्या है। तो ये इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल है। हम OH को अपने नेमिंग में जब दो OH ग्रुप दो ऐसे कार्बन पे जुड़े हुए जो दोनों एडजेसेंट पे हो और सिर्फ दो ही कार्बन है तो हमें उसको इथिलीन ग्लाइकोल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये किसका एग्जांपल था? डाईहाइड्रिक का। देखो ना, दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ट्राईहाइड्रिक वाले का भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके अंदर आपका कार्बन के 3 कार्बन रहेंगे और तीनों के ऊपर एक OH ग्रुप लगा रहेगा, और 3 OH ग्रुप लगा हुआ है एक ही कंपाउंड में, तो इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसका कॉमन नेमिंग क्या है? ग्लिसरॉल। और इसका कॉमन नेमिंग क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी अगर बोल दिया जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH के काफी सारे रहेंगे, 1 से ज्यादा मतलब इसके अंदर कितना आपको मिल रहा है? एक यहां पर आ गया, 4 यहां पे आ गया आपका, 4 यहां पे है और एक यहां पे है। कितना हो गया? 4 1 5 1 6 आपको दिख रहे हैं, 6 OH ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब ये पॉली कंपाउंड्स हो गए। अब चलते हैं, देखो मोनो को ना और भी ज्यादा टर्म्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर प्राइमरी के बारे में बात करूंगा तो OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जो कि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। मतलब ये जो OH ग्रुप था इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2 वाले से, और ये सिर्फ अगर मैं R को ऐसा लिखूं, CH2 और भी लिख दो, यहां पर R लगा देता हूं, तो ये OH जो था वो एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट है। अगर तुम्हें ये दिखे तो 1 डिग्री एल्कोहल्स या फिर प्राइमरी एल्कोहल्स, और 2 डिग्री एल्कोहल्स में C ऐसे 2 कार्बन से जुड़े होने चाहिए। कार्बन जो है जिससे आपका OH जुड़ा हो वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, और टर्शरी में जो आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो 3 कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल्स के बारे में। अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स में RCH2 इस स्ट्रेट चेन को आप क्या नेम लिख सकते हो? ये मान लेते हैं अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल अल्कोहल लिखोगे इसका नेमिंग। ये कॉमन नेमिंग लिखने का तरीका है, IUPAC तो आपको पता रहेगा, वो बहुत इजी होता है। मैं इसमें कॉमन नेमिंग को थोड़ा सा फोकस करता हूं। काफी बार रिएक्शंस आपका ऐसा बोल दिया जाएगा कि आपको ये नेम लेना है, इथाइल अल्कोहल लेना है, मिथाइल अल्कोहल लेना है। समझ में आ रहा है? तो कॉमन नेमिंग भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आपको आना चाहिए। चलो इसको भी आपको आना चाहिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम है इसका। 1 2 3 कार्बन, तो अगर इसका IUPAC लिखोगे तो प्रोप, सेकेंड पे OH ग्रुप लिखा है प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है, N2 ऑल।
जब यहां पे ई तभी लगाओगे, ए एन ई इन होता है और यहां पर ओ एल आ गया। देखो जब ई यहां पे तभी लगाओगे जब आपको ये चीज ना मिले, ए ई आई ओ यू। अगर आपको ये वॉवेल्स जो होते हैं ना, अगर ये आपको यहां पे मिल रहा है, जैसे यहां पर ओ है, ये देखो ये ओ है, अगर ये चीज आपको यहां मिल गया तो आपको ई नहीं लगाना है, ई नहीं लगाना है। जब आपको यहां पे ये वॉवेल्स रहेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी आपका वो वॉवेल्स वाला कंडीशन मैच कर रहा है तो आपको यहां पर ई नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका नाम प्रोपेन टू ऑल। और इसका कॉमन नेम लिखोगे ना तो इसको बोल सकते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया इसका नाम, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल है। इसको सेक प्रोपाइल भी बोलेंगे क्योंकि प्रोपेन के अंदर में आइसो और सेक दोनों सेम ही होता है, समझ में आ रहा है? अब इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 3 4, इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। ब्यूट 1 2 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड है तो N3 ऑल, समझ में आ रहा है? ब्यूटेन 3 ऑल, ये हो गया इसका IUPAC। और अगर कॉमन नेमिंग लिखना चाहते हो तो 1 2 3 4 कार्बन, और किस पे जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी पे जुड़ा हुआ है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, समझ में आ रहा है? और एक चीज ये जान लो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को नेमिंग के आगे सिर्फ साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये हो गया इसका नेमिंग। अब थोड़ा सा हम लोग ये अपना थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेटिव चीज था किसके ऊपर? अल्कोहल्स के ऊपर। अब यहां पर देखेंगे हम लोग फिनॉल्स के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव के बारे में बात कर लेते। फिनॉल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पर सब लिख दिया हुआ है। अब फिनॉल का ये स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन रिंग एक OH ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। OH के बारे में ये थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान देने जैसी है कि O और इस कार्बन के बीच में कितने का रेडियस होता है, मतलब कितने का डिस्टेंस होता है, वो बोल सकते हो कि 136 पिकोमीटर। इंफॉर्मेटिव चीज है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल याद होना चाहिए कि 109 का एंगल होता है OH के बीच में, OC वाले बॉन्ड के और OH वाले बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री का एंगल होता है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स के बारे में बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम जानते ही, इसको फिनॉल बोलते हैं, IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है इसको। अब देखो यहां पर 2 फिनोलिक ग्रुप आ गए। अब आप बोलोगे कि मैं एक OH को कंसीडर कर दूं इस रिंग के साथ में तो फिनॉल हो जाएगा, तो ये दूसरे के साथ में क्यों ऐसी पार्शियलिटी हो? अगर आप छोड़ रहे हो तो दोनों को छोड़ो, और कंसीडर कर रहे हो तो दोनों को कंसीडर करो। तो दोनों को कंसीडर कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे बेंजीन 1,2 डायओल। यहां पे देखो डी आ गया, AEIOU नहीं है, वोवेल्स नहीं है, इसीलिए हम लोग को ई यहां पर लिखना पड़ेगा। बेंजीन 1,2 डायओल, इसको हम लोग, इसका कॉमन नेमिंग है कैटेकॉल। कैटेकॉल है उसका नाम, समझ लो, वो याद रखो कैटेकॉल है। जब OH और OH आजू बाजू में रहे, समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग कैटेकॉल्स बोलते हैं। अब इसका अगर नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डायऑल, बेंजीन 1,3 डायऑल, समझ में आ रहा है? बेंजीन 1,3 डायऑल। बेंजीन 1,3 डायऑल, और इसको बेंजीन 1,4 डायऑल। इसी तरीके से ये दोनों का नाम आप भी लिख सकते हो। और देखो इसका कॉमन नेमिंग आप लिखोगे तो रेसोर्सिनॉल, और इसका क्यूनिनॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनिनॉल और कैटेकॉल, ये तीनों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप याद कर लो, आपको ऐसा बोल दिया जाएगा रिएक्शन करना है, आपको रिएक्शन करना है, आपको रिएक्टेंट कैटेकॉल लेना है, तब आपको पता होना चाहिए कैटेकॉल किसको बोलते हैं। कैटेकॉल आपको पता होना चाहिए, रिसोर्सिनॉल, क्यूनिनॉल आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे, इस वाले पे और इस वाले पे। देखो जब CH3 ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच रहता है OH के प्रेजेंट में, OH के प्रेजेंट में CH3 जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच रहता है, हम लोग इसको क्रिसॉल बोलते हैं। और ये इसके रेस्पेक्ट में ये कहां पर लगा हुआ है? OMP। तो O मतलब ऑर्थो, M फॉर मेटा, P फॉर पैरा, मतलब OH ग्रुप कहां लगा हुआ है? ऑर्थो पे लगा हुआ है। अगर बात करूं इस जगह पे, तो देखो मेटा पे लगा हुआ है, मेटा,
क्रिसॉल और ये पैरा क्रिसॉल। समझ में आ रहा है? ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। समझ में आ रहा है? ये इतना इंपॉर्टेंट था, यहां तक नोट कर लो। सो अभी हम लोग देखेंगे कि कितने रिएक्शंस है अल्कोहल के अंदर। ये रहा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल्स का और ये रहा केमिकल रिएक्शन अल्कोहल्स का। समझ में आ रहा है? तो अभी अल्कोहल्स का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब उसके बनाने का कितने तरीके हैं, तो मेजरली 1 2 3 और सब इसके अंदर ही है, मतलब इनपुट्स के अंदर ही है। आपको 3-4 तरीके के अंदर मिल जाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे बुलेट्स बना दिए यहाँ पर। अब उसके अंदर आपका 1 2 3 4 रिएक्शन कवर हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और इतने ही रिएक्शंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप आरएक्स का रिएक्शन, मतलब कि पहला मेथड है अपना फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से आपको क्या बनाना है? अल्कोहल्स बनाना है। क्या बनाना है? अल्कोहल्स बनाना है। हमारा इतना याद रखना कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट अल्कोहल होना चाहिए। हम अब रिएक्टेंट कुछ भी रखें, हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे? हम यूज करेंगे एक्वियस NaOH का, एक्वियस KOH का यूज कर सकते हैं, मॉइस्ट AgOH का यूज कर सकते हैं, या फिर मॉइस्ट Ag2O का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। मॉइस्ट Ag2O का यूज करोगे तो आपको सबसे ज्यादा और सबसे एफिशिएंट प्रोडक्ट मिलेगा RX से ROH बनाने के लिए। और ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। अगर SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर आपका R जो है वो 1 डिग्री रहा तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, और अगर 2 डिग्री रहा तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा एज कंपेयर टू 1, और 3 डिग्री रहा तो बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके से होगा। समझ में आ रहा है? ना के बराबर रहेगा 3 डिग्री रहा तो। अगर अब देखो दूसरा मेथड है, अगर हमारे पास अल्कीन्स दिया रहा, मतलब R और R के बीच में डबल बॉन्ड रहा तो हमें कैसे मिलेगा? अल्कीन्स रहा तो आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका है जो आपके थोड़ा सा शायद बुक में है या नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन ये एक मेथड है। आप H2SO4 को, कोल्ड H2SO4 को अगर आप एसिडिक मीडियम देते हो तो आपको अल्कोहल मिलता है। मैं जानबूझ के ये वाला कंपाउंड लिया क्योंकि यहां पर आप देखो 2 डिग्री अल्कोहल सा आपका बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या? 2 डिग्री अल्कोहल्स बन रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाने के 2-3 ही मेथड हैं। आप इस चीज को पॉइंट पकड़ लो, और एक अपन ये लास्ट में करेंगे, रेने निकल का यूज करके हम लोग कीटोन के अंदर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, फ्रॉम अल्कीन से अगर हम लोग कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे एसिडिक मीडियम में तो हमें अल्कोहल्स मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। अब चलते हैं आगे, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अगर आप देखने जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक डायबोरेन वाला है। डायबोरेन का रिएक्शन मतलब कि B2H6 वाला रिएक्शन, B2H6 वाला रिएक्शन। अब आप देखो, ये जो ऊपर का रिएक्शन था, ये रिएक्शन, इसके अंदर आपका मार्कोनिफ्स ऑफ रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? मार्कोनिफ्स रूल फॉलो हो रहा है। मार्कोनिफ्स बोलता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये OH जो है, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, वो इसको और इसको किसको देना है? अगर मार्कोनिफ्स के हिसाब से जाओगे तो उसको देना है जिसके पास में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मतलब इसके पास में जहां पे हमने दिया है उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, और जो आपका हाइड्रोजन है मतलब H और OH का H जो है वो इसके पास चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कि CH3 हो गया है। अब डायबोरेन वाले रिएक्शन में B2H6 का यूज ही क्यों करते हैं? और B2H6 में देखो पेरोक्साइड लगाए हैं, यहां पर पेरोक्साइड लगाए हुए हैं। ये 3 पेरोक्साइड लगता है। जब आप पूरा मैकेनिज्म करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये B2H6 में डायबोरेन का क्यों यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमको B2H6 नहीं यूज करना है, हमें B2H6 एक्चुअल में यूज ही नहीं करना है रिएक्शन में। अगर आप इसका मैकेनिज्म करोगे ना तो डायबोरेन वाले में मैं आपको बताता हूं, हमें सिर्फ यूज करना है बोरेन का यूज करना है, BH3 का यूज करना है। लेकिन BH3 को अगर आप ऐसे रखोगे न्यूक्लियरली, मतलब सिंगल, तो वो सिंगल नहीं सरवाइव कर पाता, इसीलिए वो अपने ही एक BH3 के साथ में बॉन्ड बना लेता है। एक BH3 दूसरे BH3 के साथ में बॉन्ड बना लेता है, मतलब एक बोरेन दूसरे बोरेन से बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डायबोरेन का रिएक्शन होगा। सबसे पहले डायबोरेन जो है ना वो बोरेन के फॉर्म में टूटेगा, बहुत ही इनसिक्योर टाइप में टूटेगा, मतलब एक फटाक से टूटेगा और रिएक्शन हो जाएगा। जब आप एक अल्कीन्स का रिएक्शन डायबोरेन से करते हो तो आपको सिंपली एंटी मार्कोनिफ्स ऑफ रूल यूज करना है, एंटी मार्कोनिफ्स ऑफ रूल यूज करना है। समझ में आ रहा है क्या? आपने यहां मार्कोनिफ्स यूज किया और यहां पर एंटी मार्कोनिफ्स आपको यूज करना है।
देखो अब देखो आपके पास में CH2 था तो आपने सिंपली रिएक्शन कर दिया, लेकिन यही वाला कैटलिस्ट आप ऊपर वाले पे लगा देते तो ये जो OH था इसके पास चले जाता और इसका H इसके पास चले जाता। समझ में आ रहेगा? डायबोरेन का रिएक्शन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। डायबोरेन जस्ट फॉलो द एंटी मार्कोनिसॉफ लॉ। समझ में आया? चलो अब तीसरा मेथड पे चलते हैं, फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब अगर आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब रहा तो आप एल्कोहल्स को कैसे बनाओगे? देखो आपको उसके अंदर से रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना है कैसे? मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, आप ऑक्सीजन को कम कर दो, वो एल्कोहल्स बनने लगेगा। समझ में आ रहा है? रिडक्शन करना है आपको। देखो जब आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करोगे, देखो निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम ये वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप एल्डिहाइड लो, कीटोन्स लो या आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो, वो सीधा 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 एल्कोहल्स बना देगा। समझ में आ रहा है क्या? इसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा? एल्डिहाइड, कीटोन्स जब भी आप ये चीज देखो तो बोल सकते हो कि इसके साथ में प्लस H2 भी आपके साथ होना चाहिए। आप या तो निकल या तो प्लैटिनम या प्लैटिनम, इन तीनों में से अगर आप H2 के साथ में कोई भी एल्डिहाइड, कीटोन्स का रिएक्शन कराते हो आपको सीधा सीधा एल्कोहल्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा हमारा देखो एक और रिएजेंट यूज किया गया, सोडियम अमलगम बोलते हैं। सोडियम अमलगम को अगर आप वाटर के प्रेजेंट में करोगे तब आप इसको इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंट में भी किया जाता है। अगर आप सोडियम अमलगम का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंट में करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। ये एल्डिहाइड, कीटोन्स का रिएक्शन अगर आप लिथियम, एल्यूमिनियम, टेट्रालाइड्स के बारे उसके साथ में करोगे H3O के प्रेजेंट में तो फिर भी आपको अल्कोहल मिलेगा, और ग्रिगनाट रिएजेंट से करोगे तो फिर भी आपको अल्कोहल मिलेगा। चलिए इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा यहां डिस्कस कर लेता हूं। जब आप H3C डबल बॉन्ड O, ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर देखो यहां से मैं ऐसा भी कर सकता हूं, प्लस H2 ले लेता हूं, या निकल यूज कर सकते हो, या फिर प्लैटिनम यूज कर सकते हो, या प्लैटिनम यूज कर सकते हो। अगर इसका आपने रिएक्शन किया तो देखो H का ये डबल बॉन्ड टूटा और एक H इसके पास और एक H कार्बन के पास मिल गया। मतलब कि ये मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि रिप्लेस कर देता हूं C डबल बॉन्ड O को किससे? CH2 से। ये एक शॉर्टकट तरीका है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट तरीका है। चलो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है। अब आगे का जो भी रिएक्शन है ये यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिएक्शन अगर आप इसको लेकर के करते हो, इसको लेकर के करते हो तो फिर भी वहां पे आपको CH3 CH2OH मिलेगा। ये भी एक अल्कोहल बनाने का अच्छा तरीका है। ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन यहां देखो ग्रिगनाट रिएजेंट वाला रिएक्शन है। HC डबल बॉन्ड OOCH3 MgBr ड्राई ईथर के प्रेजेंट में एसिडिक मीडियम में जब आप इसका रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? HCH2CH3 ऐसा कुछ रिएक्शन आपका प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर। जब आप एक यहां पर कीटोन ले लो, कीटोन का यूज क्यों कर रहे हैं? कीटोन को हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो 2 डिग्री अल्कोहल्स दे। देखो 2 डिग्री अल्कोहल का एक ये रिएक्शन था, एक कीटोन का रिएक्शन है। देखो अब ये रिएक्शन देखो, CH3 CH2 CH3 CH हो जाएगा यहां पर, और यहां हो जाएगा CH3 और यहां पर आपको OH मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सेकंड वाले कार्बन के ऊपर आपको एक OH ग्रुप मिल जाएगा, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब चलते हैं केमिकल्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स का, अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स के प्रेजेंट में अगर आप करा रहे हो, मतलब Na के प्रेजेंट में या एल्यूमिनियम के प्रेजेंट में या पोटेशियम के प्रेजेंट में, आपको ये मिलेगा मिथाइल एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड में जो M है ना, ये M मीन्स नथिंग बट ये कोई भी मेटल, चाहे आप ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, आप ये तीनों में से कोई भी यहां पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर सोडियम लेता हूं तो मेरे लिए हो जाएगा ये क्या? सोडियम इथोक्साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि यहां कार्बन चेन एक और बढ़ा दिया और मैं यूज करता हूं एल्यूमिनियम, तो मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम प्रोपेनॉक्साइड बोलूंगा। समझ में आ रहा है? और बाय प्रोडक्ट में एक H2 निकल जाएगा।
चलो, अगर मैं रिएक्शन कराऊं, एक रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, इसका रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन, इससे जब हम लोग कराएंगे किसके प्रेजेंट में, कंसंट्रेटेड H2SO4 और पिरिडीन के प्रेजेंट में, तो हम लोग को इथाइल एसीटेट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या मिलेगा, इथाइल एसीटेट मिलेगा। देखो हमारा रिएक्टेंट क्या था, CH3CH2, ये देखो CH3CH2 और एक डबल बॉन्ड, मतलब देखो ऐसा रिएक्शन हुआ कुछ, CH3C डबल बॉन्ड OH था। अब यही रिएक्शन में यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, OH CH2 CH3, मैंने इसको यहां पर लिख दिया और इसको जब इसका रिएक्शन कराया तो इसमें से सिंपली वाटर निकल गया और आपका क्या रिएक्शन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यही है ना, स्टर्स का फॉर्म कर रहे हो आप, स्टर बना रहे हो। समझ में आ रहा है, यहां तक एकदम क्लियर हुआ। चलो, यहां तक एकदम क्लियर हुआ। चलो, अब थर्ड वाला रिएक्शन जो है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, महाराष्ट्र सीईटी में ये एक दो बार आ चुका हुआ है, जिसको आप दो नाम से जान सकते हो। एक होता है ग्रुप्स प्रोसेस, अभी जो आपका नया वाला गवर्नमेंट बुक आया है उसके अंदर इसको ग्रुप्स प्रोसेस में भी लिखा हुआ है, और इसको ल्यूकास रिएजेंट भी बोल सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन जो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे, ये जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इस कैटलिस्ट को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। कैसा होगा रिएक्शन, हम एक एल्कोहल्स को लिए, हम एक एल्कोहल्स का रिएक्शन किससे करा रहे, एल्कोहल्स का रिएक्शन, ये देखो एल्कोहल का रिएक्शन जब इससे कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और क्या बनेगा, Cl बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इसका रिएक्शन है, प्लस H2O एक आपका वाटर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर चले जाएगा, और कैटलिस्ट सिंपली इसमें जैसा था वैसे ही कैटलिस्ट बाहर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क कर लो इसको। अगर आप ल्यूकास रिएजेंट का यूज करोगे एक अल्कोहल्स को, तो वो क्या बनाएगा, वो अल्काइल हैलाइड बना देगा। समझ में आ रहा है क्या, ये आप प्रीवियस वाले चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स में आपका ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। अब जो 1 2 3 4 आप रिएक्शन देख रहे हो, ये प्रीवियस वाले चैप्टर में आप किए हो, अगर आप किए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर एक बार और देख लेंगे। अगर देखो अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से यूज करेंगे तो क्या बनेगा, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। अगर फास्फोरस टेट्राक्लोराइड आप यूज कर रहे हो तो आप जो आप रिएजेंट ले रहे हो वो आपको PCl3 के रिएक्शन में अगर हम लोग ये रिएक्शन करेंगे तो हमें ये 3 मोल लेना पड़ेगा। 3 मोल क्यों लेना पड़ेगा, अगर आप 3 मोल नहीं लोगे तो आपका ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो है H3PO3 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और आपका जो रिएक्शन है यहां पर ये आ जाएगा 3CH3CH2Cl, ये आपका मेन प्रोडक्ट आएगा यहां पर जब आप PCl3 से रिएक्शन कराते हो। समझ में आ रहा है क्या, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने YouTube पे कराया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट में। अब इसके बाद अगर ये रिएक्शन PCl5 के साथ में होता है, ये रिएक्शन अगर ये वाला अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम PCl5 से करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंट में करते हैं, तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट CH3CH2Cl ही बनेगा, प्लस POCl3 मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, CH3CH2Cl मिलेगा और POCl3 मिलेगा। ये PCl5 और PCl3 का बाय प्रोडक्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या, बाय प्रोडक्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हमें इसका 3 मोल मिलेगा, ये याद रखना। चलो, उसके बाद अभी अगर आप हैलोजन डेरिवेटिव्स की ओर होगे तो वहां पे तुम्हें पता रहेगा SOCl2 का रिएक्शन आपके लिए एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि वो एक नेम रिएक्शन है, डार्जेंस रिएक्शन, और अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड, अल्काइल हैलाइड बनाने का मैं बोल रहा हूं सबसे अच्छा मेथड जो है, जिसको इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रीफर करती है, वो SOCl2 से रिएक्शन करने का है, डार्जेंस रिएक्शन। पिरिडीन और रिफ्लक्स एक कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करेंगे। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3CH2Cl मिलेगा, प्लस SO2 गैस मिल जाएगा, प्लस HCl गैस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये गैस ये उड़ जाएगा, ये गैस ये उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये पूरा रिएक्शन होने वाला, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। अब देखो, अगर आपके पास एल्कोहल्स है, अगर आपके पास एल्कोहल है, और देखो हम देखो ये रिएक्शन देखो, हम क्या कर रहे थे, कीटोन से क्या बना रहे थे, एल्कोहल्स बना रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन से क्या बना रहे थे, एल्कोहल बना रहे थे, और क्या यूज करते थे, रिडक्शन का मेथड यूज करते थे, रिडक्शन का मेथड। अब यहां पर देखो, एल्कोहल से अगर हम एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल की तरफ जाते समय रिडक्शन यूज कर सकते हैं,
तो ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, अल्कोहल से हमें रिवर्स एल्डिहाइड कीटोन में आना है, तो रिडक्शन का रिवर्स कर देंगे ऑक्सीडेशन, तो हमें ये मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4 एक मीडियम देंगे एसिडिक मीडियम के थ्रू, तब हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो यहां पर हमें एसिडिक एसिड मिल जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने जैसी बात है, अगर आप K2Cr2O7 H2SO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो भाई ये एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट माना जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज करता है, बहुत तेज से ऑक्सीडाइज करेगा और सीधा सीधा जाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं मिलेगा अगर आप ये यूज कर रहे हो। आपको एल्डिहाइड कीटोन्स अगर चाहिए तो हम बीच में इस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, NBS यूज करेंगे, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, PCC यूज करते हैं, PDC यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब एक एक कैटलिस्ट है। बस इतना याद रखो तुमको कि इसमें से हम अगर बीच में हमें ये रिएक्शन रोकना है तो हम NBS यूज कर सकते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब चलो अगर हम लोग H2SO4 से रिएक्शन, H2SO4 का 1 2 3 रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 से कराते हो, डिपेंड करता है आप कितना डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो। अगर आप इसके साथ में करा रहे हो तो ये सिंपली CH3 CH2 HSO4 ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आप 140 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंट में करा रहे हो तो ये आपका ईथर बना देगा। क्या बनाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 जो भी रहेगा, 1 मोल्स आपको इसका एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और आपको यहां पर ईथर मिल जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर और भी ज्यादा तेज कर दिए, मतलब 160 पे कर दिए, अगर आप 160 पे कर दिए तो आपको वहां पर सिंपली मिल जाएगा, वहां पर आपका अल्कीन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। अभी एक अपना लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है। अगर आप ये अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराओगे, Al2O3 से कराओगे, इन द किसके साथ में, NH3 मतलब अमाइन के साथ में अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते हो और मीडियम देते हो Al2O3 623 केल्विन पे, 623 केल्विन पे, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, तो आपको यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। मतलब ये भी एक क्या दे देगा, अल्कीन दे देगा। ये दोनों एक रिड्यूस वाला रिएक्शन है। यहां पर आपका अल्कोहल्स का और अल्कोहल्स आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। बस इतने सब अगर आपने कर लिए, इतने सारे रिएक्शन, तो अल्कोहल यहां पर फिनिश है। समझ में आ रहा है, नोट इट डाउन। सो अब हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के। अब ये पूरे के पूरे जितने भी बोर्ड पे दिख रहे हैं फिनॉल्स के इतने ही रिएक्शन है। जब फिनॉल को हम देखते कैसे बनाते, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, बेंजीन विद अ क्लोरीन, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 613 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें NaOH के 2-3 मोल्स लेने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा नहीं है। सीटी में क्वेश्चन, MHT सीटी में क्वेश्चन जितने भी आएंगे खाली डायरेक्ट रिएक्शन से आएंगे। तो इतना जान जाओ कि अगर आप NaOH का रिएक्शन डायरेक्टली बेंजीन क्लोरोबेंजीन से करा देते हो तो आपको फिनॉल मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस पूरे रिएक्शन को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डाउस प्रोसेस बोलते हैं। नेम रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने का सबसे पहला मेथड, क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराओगे आप किससे कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 613 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो ये था आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का रास्टिंग्स मेथड। रास्टिंग्स मेथड में आप दो चीज यूज कर सकते हो, या तो आप इसको यूज कर लो, या तो आप इसको यूज कर लो, या तो आप इसको यूज कर लो, CA3PO4 द होल ट्वाइस। CA3PO4 द होल ट्वाइस ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रास्टिंग्स ने जब ये यूज किया था तभी जाकर के ये रिएक्शन हुआ था। बट बाद में ये सपोर्टिंग के लिए SiO2 भी अगर बोला गया कि अगर आप इसको भी यूज करोगे तो सिमिलरली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है। इसका मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रास्टिंग्स मेथड का, लेकिन आप इतना याद रखो कि रास्टिंग्स का कैटलिस्ट क्या है। रास्टिंग्स मेथड का कैटलिस्ट क्या था, या तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल दो या CA3PO4 द होल ट्वाइस बोल दो।
आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस टेम्परेचर आपको लिखना जरूरी है। 698 केल्विन पे ये होगा, तब जाके ये बनेगा। ये था आस्टिंग्स मेथड क्लोरोबेंजीन का यूज करके। क्लोरोबेंजीन का यूज करके आपको फिनॉल बनाने का 2 मेथड पता चल गया। चलो अब आगे चलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज करके आप कैसे बना सकते हो। ये एक्चुअल में मैकेनिज्म से सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ये 3 से 4 स्टेप में मैकेनिज्म है। जब आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड का NaOH से रिएक्शन कराते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का NaOH से और क्लोरोबेंजीन का NaOH से, तो आपको दोनों में क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या। अब आगे चलते हैं, अगर आप क्यूमीन का लेते हो, क्यूमीन का मैं आपको थोड़ा बता देता हूं क्योंकि एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया था। CH3C, हम यहां पर O2 का यूज करेंगे। वो O2 कहां पे जाएगा, देखो 1 2 O आ गया और ये H, और ये हो जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा ये बेंजीन रिंग। समझो अब इतना, ये इसका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है क्यूमीन्स का। अब इसके बाद क्या होता है, क्यूमीन्स का इंटरमीडिएट में ये जो OH था वो डायरेक्टली किसके पास आ जाता है, इस वाले के पास में आ जाता है, और आपका यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से एसीटोन बाहर निकल चले जाता है। समझ में आ रहा है क्या, एसीटोन यहां से बाहर निकल के चले जाएगा, सॉरी। अब और एसीटोन के अलावा क्या बनेगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। ये कौन सा मेथड था, ये मेथड था क्यूमीन्स मेथड, बाय क्यूमीन्स। आप क्यूमीन से कैसे बना सकते हो। चलो अभी इसके बाद लास्ट वाला जो है आपका एनालिन से, जो कि बेंजीन डायazonium क्लोराइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मतलब बोल सकते हो कि नीट और जेई में तो आते ही है, लेकिन काफी बार इससे सीईटी में भी पूछा जा सकता है। तो इतना याद रखना कि जब अगर आप NH2 यूज कर सकते हो तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जो कैटलिस्ट लगता है वो HNO2 होता है। समझ में आ रहा है। HNO2 का यूज करोगे, यहां पर HNO2 लिखो, समझो HNO2 को यूज करोगे तब जाकर के आपको ये रिएक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। HNO2 का रिएक्शन जब आप एनालिन से कराओगे तब आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा भारी भरकम से इसके सबके मैकेनिज्म से, अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो कमेंट में भी बोल सकते हो, या फिर कुछ के तो मैकेनिज्म मैंने बना करके अपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाली प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वहां से आप देख सकते हो। तो इतना था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। अब चलते हैं इसके केमिकल मेथड पे। केमिकल मेथड पे हम फिनॉल का यूज करके क्या क्या बना सकते हैं। अगर फिनॉल को हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में अगर आप 298 केल्विन पे करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप करते हो 373 केल्विन पे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नेमिंग कैसे करोगे, 2 हाइड्रोक्सी, यहां पर आपका ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। देखो ये 1 हो जाएगा, ये इसके वजह से इसके ऊपर 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो ना अगर आप फंक्शनल ग्रुप की सीरीज देखे रहोगे तो उसके अंदर सल्फोनिक एसिड सेकंड नंबर पे आता है। समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक के बाद जस्ट किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, सल्फोनिक एसिड को दिया जाता है। तो आप इसको बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा टेम्परेचर लेगा। अगर 298 डिग्री वाला 298 केल्विन वाला अगर आप टेम्परेचर लेते हो तो आपको मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप वही 373 केल्विन लेते हो तो वो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब उसके आगे जब रिएक्शन करेंगे, फिनॉल का रिएक्शन NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराएंगे तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इसमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोल्ब्स रिएक्शन और ये है कोल्ब्स रिएक्शन और रेमा-टेमर रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, जब आप फिनॉल का रिएक्शन NaOH से कराते हो, फिनॉल का रिएक्शन NaOH से कराते हो, कैटलिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपको याद करने का तरीका है। जब फिनॉल का रिएक्शन NaOH से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, तब आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड, CO2। ये याद रखना, CO2। इस चीज से आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है
क्योंकि अगर आप फिनोल का रिएक्शन करते हो NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको कैटलिस्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए तो आप सिंपली किसको मार्क कर दोगे, सैलिसिलिक एसिड को मार्क कर दोगे। और वही चीज रेमर-टेमर रिएक्शन में पूरे कैटलिस्ट बदल गया है। देखो कैटलिस्ट में क्या आ जाएगा, यहां पर देखो कैटलिस्ट CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म आ गया और NaOH का रिएक्शन आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, आपको क्या मिल गया, सैलिसल्डिहाइड मिल गया। यहां सैलिसिलिक एसिड मिला था, यहां सैलिसल्डिहाइड मिल गया। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये जो दोनों रिएक्शंस है ये सीईटी में कंसेक्यूटिवली आते ही रहते, सीईटी में कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं लगातार, समझ में आ रहा है, एक दो बार गैप देकर के कंटिन्यू आ रहे हैं, समझो। ये तो आप एकदम श्योरली डिट्टो अच्छे से बुक्स में अपनी लिख लिख के एक दो बार आप परफॉर्म कर लो, मतलब लिख लिख के रिपीट कर लो, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो अब फिनॉल का रिएक्शन अगर आप जिंक डस्ट से कराते हो तो सिंपली बेंजीन दे देगा। क्योंकि मैं ये चीज क्यों यहां पे लिखा, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आपको कन्वर्जन में अच्छे तरीके से आपको एक कमांड हो जाएगा। अगर आपको फिनॉल दिया रहा और आपको बोला रहा कि बेंजीन से आगे कुछ रिएक्शन करना है, अगर आपको ए से बी, बी से सी की तरफ में जाना है तो ए ये दिया हुआ है, बी हमें बेंजीन चाहिए, तो एक ही सिंपल सा मेथड है, जिंक डस्ट यूज कर दो, समझ में आ रहा है, जिंक का पाउडर यूज कर दो हीट के प्रेजेंट में तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। अब आगे देखो, अगर हम लोग फिनोल का Na2Cr2O7 यूज करते, समझ में आ रहा है, Na2Cr2O7 एक हाईएस्ट, मतलब बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो फिनॉल से इसको क्या बना देगा, क्यूनिनॉल बना देगा, क्यूनिनॉल बना देगा। आप सोचो ना, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रहा है। एरोमेटिसिटी मतलब कि ये एरोमेटिक कंपाउंड से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, सॉरी 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो ये सबसे स्टेबल था, उतना ज्यादा ये स्टेबल नहीं होता है। इसके बारे में फर्दरली कभी डिस्कस करेंगे। चलो फिनोल का रिएक्शन जब आप एक, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं ये भी बता दे रहा हूं, इसको आपके सीईटी में नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोले तो आपको लेना कुछ नहीं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेना है और रिएक्शन परफॉर्म कर देना है। पिक्रिक एसिड बनेगा, पिक्रिक एसिड इज येलो इन कलर, समझ में आ रहा है, येलो कलर का होता है एक एसिड। आप अपने लेबोरेटरीज में परफॉर्म किए रहोगे, पिक्रिक एसिड का ऊपर बहुत सारे रिएक्शन पूछे जाते हैं। जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर का रिएक्शन, सॉरी नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करके आप फिनॉल से जब रिएक्शन कराते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है पिक्रिक एसिड, जिसका IUPAC नेम अगर आप बोलोगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर यही रिएक्शंस फिनॉल का अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ में कर देते हैं तो ब्रोमीन वाटर, देखो ब्रोमीन वाटर मतलब उसके अंदर ब्रोमीन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो ब्रोमीन ऑर्थो मेटा पैरा सॉरी ऑर्थो और पैरा पे आकर के जुड़ जाएगा। क्योंकि जो OH है ना, OH सब्स्टिट्यूशन कहां कराता है, OH अगर आप देखे रहोगे, ये रेजोनेंस का टॉपिक है। OH सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन पे सॉरी OH जो है ना सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे कराता है और सीधा पैरा पे कराता है, मेटा पे कराता नहीं है। ये चीज ध्यान देना। आपका ये क्या बन जाएगा, 2,3,2,4,6 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो अब हम लोग देखेंगे कि ईथर के कितने रिएक्शंस थे। ईथर का रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत कम रिएक्शन है, तो यूं हो जाएगा। देखो ईथर का रिएक्शन अगर हम लोग डाई अल्कोहल्स लेते, अगर आप डाई अल्कोहल्स का रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर आप डाई अल्कोहल्स का रिएक्शन, कोई भी दो अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में कराओगे, ये टेम्परेचर याद रख लो 413 केल्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ईथर वाले जो चैप्टर है, पूरा ईथर वाले कॉन्सेप्ट में 413 केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 413 यूज किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में इसके, तो ये कुछ ऐसा होगा C2H5OH प्लस OH C2H5 ऐसा कुछ होगा। यहां से H2O बाहर चले जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5O C2H5। ये क्या बन गया आपका डाई इथाइल ईथर। ऐसा होगा ये ऊपर वाला रिएक्शन, समझ में आया क्या। तो आगे का रिएक्शन देखो, आगे अब रिएक्शन कैसे होगा इसका। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक ये होना चाहिए, कोई भी
मेटल अल्कोक्साइड होना चाहिए, मेटल अल्कोक्साइड, मेटल में Na होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए, K होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये Na की जगह पे ये 3 अलाउड है। और आपके पास में एक अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड, और एक मेटल अल्कोक्साइड होना चाहिए। जब इसका रिएक्शन आप कराते हो, जैसे कि C2H5O Na का रिएक्शन जब आप कराओगे CH3CH2Br से, तो आपका Na Br बाहर चले जाएगा। कौन बाहर चले जाएगा? Na और Br बाहर चले जाएगा, बन जाएगा C2H5O CH2CH3 मीन्स डाइथाइल ईथर। ये भी वही बनेगा। समझ में आ रहा है? दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। समझ में आया ये दो रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन पे आते। थर्ड रिएक्शन किसका बोला गया कि अगर आप एक स्ट्रेट चेन वाले अल्कोहल का लोगे और उसके बाद में फिनॉल का रिएक्शन उससे कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ऊपर का रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन सेम है। यहाँ पर हम लोग दोनों कौन सा ले रहे थे? एक स्ट्रेट चेन वाला ले रहे थे। यहाँ पर हम एक एरोमेटिक जैसा कंपाउंड लेंगे, फिनॉल लेंगे। समझ में आ रहा है? इससे आपको 413 केल्विन यहाँ पर भी है, याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपका क्या बन जाएगा? एनिसोल बन जाएगा। जब आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OCH3 ग्रुप जुड़ा रहे। OCH3 कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी ग्रुप है। समझ में आ रहा है? जब मिथॉक्सी ग्रुप किससे डायरेक्ट जुड़ा रहे? बेंजीन रिंग से, तो वो एनिसोल हो जाएगा। जब आप ये देखो, ये चौथा रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, ये क्या हो जाएगा? सोडियम मिथॉक्सी का जब रिएक्शन आप इससे कराओगे, किससे? क्लोरोबेंजीन से, तो आपको क्या मिल जाएगा? एलिसोल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये था इतना प्रिपरेशन मेथड, और ये सब है इसका केमिकल मेथड। अब आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, और यहाँ पे आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो फर्दर आप पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर डेली मॉक टेस्ट चालू है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चालू है। वेबसाइट पे विजिट करके वहां पर भी देख सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, और प्रैक्टिस करते रहो इस चैप्टर का। थैंक यू।